साथियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के संबंध में महासभा की संगठन और भूमिका तथा महासभा के ऐच्छिक और अनिवार्य कार्यों पर विवेचन कर रहे थे। महासभा के ऐच्छिक कार्य समस्त संसार के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर शांति की स्थापना को करना है, साथ ही निरस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों के बीच सहयोग की भावना को आगे बढ़ाना है। कल हमने महासभा के अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत भी विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्यय बजट पास करने का कार्य महासभा के अनिवार्य कार्यों में रखा गया है। साथ ही सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों की रिपोर्टों पर विचार करने का कार्य भी महासभा को सौंपा गया है, अनिवार्य कार्यों की अंतर्गत ही। न्यास परिषद का निरीक्षण करना, ट्रस्टीशिप काउंसिल का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, ये कार्य भी महासभा के अनिवार्य कार्यों में के अंतर्गत माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन, जांच पड़ताल का कार्य करवाना और तद विषयक सिफारिशें करना, ये सभी कार्य भी महासभा के अनिवार्य कार्यों में रखे गए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहयोग करना महासभा के अनिवार्य कार्यों में माना गया है। इस प्रकार कल की वीडियो में हमने यूएनओ के चार्टर के द्वारा महासभा को जितने भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं उन पर चर्चा की, और आज हम महासभा का अधिवेशन और महासभा के लिए, महासभा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, जो 3 नवंबर 1950 को रखा गया, इस पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम हम महासभा के अधिवेशनों के संबंध में चर्चा करते हुए बताना चाहेंगे कि महासभा की नियमित बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक होती है। यह एक निश्चित टाइम है। महासभा का अधिवेशन का एक निश्चित समय है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर के माह में दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक महासभा का अधिवेशन चलता है। तथापि इसके विशेष अधिवेशन भी होते हैं, जैसे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर दो विशेष अधिवेशन बुलाए गए। 1978, 1982 और 1988 में निरस्त्रीकरण के संबंध में भी 3 विशेष अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कुछ परिस्थितियोंवश अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने के लिए यदि जरूरत पड़े तो महासभा का अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, साधारण अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करे या सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर
24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन दोबारा बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर एक समय आया जब सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया था। मित्रों, विद्यार्थियों, अब हम शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहेंगे। आप सभी को विदित है, विश्व शांति की स्थापना के लिए महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। 3 नवंबर 1950 को यह प्रस्ताव रखा गया और अनेक कारणों से सोवियत संघ उन दिनों सुरक्षा परिषद की कार्रवाई का चूंकि बहिष्कार कर रहा था और 1 अगस्त 1950 को उसने पुनः परिषद की कार्रवाई में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी शक्तियों को भय उत्पन्न हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे आक्रमण को सोवियत संघ की वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। अमेरिका ने अवसर पाते ही महासभा को शांति और सुरक्षा स्थापित करने की शक्ति दिलाने का भरपूर प्रयास किया और वह सफल भी रहा। सोवियत संघ ने अमेरिका के उस प्रयास को बहुमत का दुरुपयोग बताया और इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्रवाई एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया। यदि महासभा की बैठक उस समय नहीं हो पा रही होती तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट पर या संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार के अधिवेशन की प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे के अंतर्गत ही विशेष आपातकालीन अधिवेशन हो सकता है। महासभा ने तुरंत अपने इस अधिकार का समुचित प्रयोग किया। महासभा का अधिवेशन चल ही रहा था जिसमें उसने 1950 के अंतिम दिनों में साम्यवादी चीन के कोरिया के संघर्ष में हस्तक्षेप को रोकने में सफलता प्राप्त की। मित्रों, विद्यार्थियों, इसी कड़ी में 1 फरवरी 1951 को महासभा ने साम्यवादी चीन को आक्रमणकारी भी घोषित कर दिया और 18 मई 1951 को महासभा ने साम्यवादी चीन के विरुद्ध सामूहिक आर्थिक कार्रवाई करने की सिफारिश की। सन 1956 में जब इजराइल, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया तो महासभा का आपातकालीन अधिवेशन पुनः बुलाया गया। मध्य पूर्व में महासभा को बहुत सफलता मिली। तथापि इस संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि महासभा की सफलता का कारण उसकी शक्तिशाली सामूहिक कार्रवाई का प्रभाव नहीं था, बल्कि संबंधित राष्ट्रों की स्वयं की इच्छा थी, जो अनेक कारणों से महासभा के इस आदेश के सामने झुक गए कि वे संघर्ष समाप्त करके अपनी सेनाएं वापस बुला लें। शांति के लिए एकता प्रस्ताव के संबंध में जो 5 धाराएं जानी जाती है उनके बारे में अब हम चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, इस संबंध में 5 आर्टिकल, 5 धाराएं प्रचलित हैं। पहली धारा, सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाना। दूसरी धारा, प्रस्ताव ने 5 स्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की और इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो निरीक्षण करना है और निरीक्षण के उपरांत रिपोर्ट करना है। तीसरी धारा के अंतर्गत प्रस्ताव ने एक 14 सदस्यीय सामूहिक शांति समिति की स्थापना की और इस समिति का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना था। चौथी धारा के अंतर्गत प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित करें। मित्रों,
विद्यार्थियों, अंतिम धारा 5वीं धारा के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया कि प्रस्ताव के अंदर सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति निष्ठा को दोहराएं, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए भी आग्रह करने का प्रयास इस 5वीं धारा में किया गया। मित्रों, विद्यार्थियों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव का उद्देश्य महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य केवल उन छोटी मोटी भिड़ंतों को रोकना था जिनमें कोई महाशक्ति खुल्लम खुल्ला भाग लेना नहीं चाहती थी। मित्रों, विद्यार्थियों, और इसी के माध्यम से आक्रमणकारियों के सामने यह भी प्रदर्शन करना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सक्रिय क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को महसूस भी कराना था समस्त संसार को कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक क्रियाशील निकाय है। और इसका जो तीसरा उद्देश्य था, एम था, वो ये था जहां तक सामूहिक कार्रवाई संभव न हो प्रभावपूर्ण ढंग से राजनीतिक दबाव डालना ताकि आक्रमण या हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। इसका उद्देश्य यह भी था कि वीटो के डंक को कम किया जा सके, क्योंकि बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा था। मित्रों, विद्यार्थियों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में भले ही कितने ही तर्क दिए जाएं, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों और सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव सर्वथा न्याय संगत है, समुचित है। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत महासभा के शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग तथा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर निर्णय करने का अधिकार है, बशर्ते कि सुरक्षा परिषद अपने प्रारंभिक दायित्व से तात्पर्य हमारा शांति और सुरक्षा के पोषण से है, के पालन में निषेधाधिकार के कारण असफल हो गई थी। सुरक्षा परिषद अपने प्रारंभिक दायित्व क्या थे? शांति और सुरक्षा की स्थापित करना। इसको स्थापित करने में सुरक्षा परिषद विफल हो गई थी। इसलिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा का जो ये प्रस्ताव है, ये निश्चित रूप से न्यायसंगत था, समुचित था। मित्रों, विद्यार्थियों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श करने के पश्चात छोटी असेंबली पर हम चर्चा करना चाहिए। छोटी असेंबली से तात्पर्य हमारा महासभा के संबंध में ही। 1947 में चूंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आकांक्षाओं से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने या शांति बनाए रखने की आशाओं को पूरा होना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग को स्थापित किया और 13 नवंबर 1947 को इस अंतरिम समिति को ही छोटी असेंबली कहा जाने लगा। यह महासभा से बहुत छोटी है, उसका 5वां भाग है, और लेकिन सदा अधिवेशन में बने रहने वाली एक स्थायी संस्था है। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है और इसके लिए जांच कमीशन नियुक्त कराने, आवश्यक अन्वेषण कराने, महासचिव को महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरंभ में यह 2 बार 1 वर्ष में बनाई गई थी। नवंबर 1949 में इसे अनिश्चित अवधि के लिए पुनः स्थापित किया गया और सन 1952 के बाद यदि भी इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई और सोवियत संघ तथा इसके समर्थक देश इसके घोर विरोधी रहे थे। मित्रों, विद्यार्थियों, इतना विचार विमर्श के बाद आप समझ गए होंगे कि 13 नवंबर 1947 को एक अंतरिम समिति के नाम से जो छोटी असेंबली का निर्माण किया गया था, वो क्यों किया गया था? वो इसलिए किया गया था कि वीटो का जब बार बार प्रयोग किया जाता, सुरक्षा परिषद अपने कर्तव्यों से विमुख हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थायी रूप देने के लिए महासभा ने छोटी असेंबली नामक एक संस्था का निर्माण किया ताकि महासभा को ज्यादा अधिकार दिलाई जा सके और महासभा किसी भी समय विशेष अधिवेशन को
बुला सके और विशेष अधिवेशन बुलाने के कारण जो संपूर्ण जगत में आतंक का माहौल है उसे रोका जा सके। मित्रों, विद्यार्थियों, छोटी असेंबली के बाद महासभा के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बाद महासभा की जो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, इनके कारणों पर हम कल की वीडियो में चर्चा करना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।